सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स। लक्ष्य 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। इकोनॉमी से रिलेटेड जितने सारे करंट अफेयर्स हैं। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। हाल ही में अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी द्वारा सह लिखित विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 ने सुझाव दिया है कि बहुत ही मध्यम संपत्ति कर वैश्विक आय को बढ़ा सकता है। मध्यम संपत्ति कर वैश्विक आय को बढ़ा सकता है। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी द्वारा ये लिखित विश्व असमानता रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है। प्रमुख बिंदु देखिए। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अरबपतियों के $1 मिलियन से अधिक की संपत्ति के 1% से लेकर 3% तक कर वैश्विक आय का 1.6% उत्पन्न कर सकता है। असमान समाजों में कराधान अत्यधिक असमानता से निपटने में मदद करता है और भविष्य में निवेश करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि अरबपतियों की संपत्ति में प्रति वर्ष औसत वृद्धि 9% से अधिक है। इसलिए उन पर 3.5% कर लगाने का मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में उनकी संपत्ति में और वृद्धि होने वाली है। संपत्ति कर शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं में निवेश करने के लिए महत्वपूर्ण राशि जुटा सकता है। रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार 15% न्यूनतम कॉर्पोरेट कर से यूरोपीय संघ में 83.3 बिलियन यूरो, अमेरिका में 57.0 बिलियन यूरो, चीन में 6.1 बिलियन यूरो और भारत में 0.5 बिलियन यूरो का राजस्व लाभ होगा। वैश्विक आबादी का शीर्ष 0.1% से पूरे निचले 50% की तुलना में अधिक आय प्राप्त करता है। 1995 के बाद से दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी ने कुल संपत्ति में केवल 3% वृद्धि ही हासिल किया है। दुनिया के अरबपतियों का कुल संपत्ति में हिस्सा 1995 में कुल घरेलू संपत्ति के 1% से बढ़कर आज लगभग 3.5% हो गया है। अगला टॉपिक है भारत का असंगठित क्षेत्र। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आर्थिक अनुसंधान विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार GST डिजिटलीकरण और विमुद्रीकरण को अपनाने के बाद भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक GDP के लगभग 15 से 20% तक सिमट गई है, जबकि 3 साल पहले यह 52% थी। प्रमुख बिंदु। निर्माण और आवास व खाद्य सेवाओं और व्यापार, इन दो सेक्टरों की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के हिस्से में सबसे ज़्यादा कमी आई है। निर्माण और आवास के क्षेत्र में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा 2017-18 के करीब 75% से घटकर 2020-21 में 35 से 40% तक पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल, जो कि असंगठित श्रमिकों का भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है, जिस पर 30 अक्टूबर तक 5.7 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि शीर्ष 4 राज्यों में कुल पंजीकरण का 72% हिस्सा था, जिसमें पश्चिम बंगाल शीर्ष पर था और उसके बाद ओडिशा और उत्तर प्रदेश थे। कृषि, जिसमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा 2017-18 में 91% से ज़्यादा था, उसमें करीब 30% की कमी आई है। भारत का विशाल असंगठित क्षेत्र। भारत का अनौपचारिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के रीढ़ है। क्रेडिट सुइस के अनुसार यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा हिस्सा है। 400 मिलियन से अधिक श्रमिक और उनके परिवारों की आजीविका इसी पर निर्भर करती है।
नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स NAS असंगठित क्षेत्र को असंगठित स्वामित्व या साझेदारी उद्यमों के अलावा परिभाषित करता है, जिसमें सहकारी समितियों, ट्रस्ट, निजी और समिति कंपनियों द्वारा संचालित उद्यम शामिल हैं। भारत में लगभग 50 करोड़ का कार्यबल लेबर फोर्स है, जिसमें 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं: अपर्याप्त सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक, न्यूनतम मजदूरी की अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा उपायों की गैर प्रयोज्यता। अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यम में काम करते हैं जहां श्रमिक कानून लागू नहीं होते, इसलिए इनकी कार्य दशा भी सुरक्षित नहीं होती है और इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत अधिक होते हैं। गरीबी और ऋणग्रस्तता। अगला टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक की नई पहलें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष RBI RD योजना, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, दोनों योजनाएं देश में निवेश के दायरे का विस्तार करेगी और निवेशकों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच को आसान और अधिक सुरक्षित बनाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है खुदरा प्रत्यक्ष RBI RD योजना। RBI RD योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच में वृद्धि करना है। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से देश के छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति में निवेश का सरल और सुरक्षित माध्यम प्राप्त होगा। इसके तहत निवेशक आसानी से RBI के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता निःशुल्क खोल सकेंगे और उसका रख रखाव कर सकेंगे। यह योजना केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां ट्रेजरी बिलों, राज्य विकास ऋणों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए एक पोर्टल की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के लागू होने के बाद भारत ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है। इस योजना का मुख्य विषय एक राष्ट्र एक लोकपाल पर आधारित है, जिसमें एक पोर्टल, एक ईमेल और ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पता होगा। रिजर्व बैंक ने 3 लोकपाल योजनाओं को एक योजना में समेकित करने का निर्णय लिया है और प्रक्रिया दस्ता बढ़ाने हेतु शिकायतों की प्राप्ति और प्रारंभिक जांच को एकीकृत करके सेवा में खामियों से संबंधित सभी शिकायतों को कवर करते हुए योजना को सरल बनाया है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाओं के साथ साथ शिकायत करने के सीमित आधारों की समस्याओं को दूर किया गया है। RBI द्वारा ग्राहकों को दस्तावेज जमा करने, दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने और फीडबैक देने हेतु एकल संदर्भ बिंदु उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय बैंक के वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र में RBI की मौजूदा 3 लोकपाल योजनाओं अर्थात बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019 को एकीकृत किया गया है। योजनाओं का महत्व।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण आरबीआई पर दरों में वृद्धि किए जाने का दबाव बढ़ रहा है। सख्त मौद्रिक नीति लागू किए जाने से बॉन्ड की मांग कमज़ोर होने की संभावना है, जिससे सरकार के लिए अपने आगामी रिकॉर्ड स्तर पर शुरू किए जाने वाले ऋण कार्यक्रम को निष्पादित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिलीपींस जैसे एशिया के अन्य उभरते बाजार वाले देशों द्वारा भी महामारी से लड़ने के लिए नागरिकों से धन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला टॉपिक है आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के लिए खास संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से बैंक उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप कर सकते हैं। साथ ही पीसीए फ्रेमवर्क बाजार अनुशासन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करेगा। उल्लेखनीय है कि संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए के बारे में। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आरबीआई कमज़ोर वित्तीय संकेतकों वाले बैंकों पर नज़र रख सकता है। पीसीए फ्रेमवर्क को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2022 में खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता के कारण पूंजी में कमी से ग्रस्त होने वाले बैंकों या लाभ प्रदाता में कमी आने से कमज़ोर बैंकों के लिए एक संरचित प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र के रूप में शुरू किया गया था। लाभ इसका देखिए, रिपेयर मरम्मत करने वाले छोटे दुकानों स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। इस अधिकार को दिए जाने से इन दुकानों के कारोबार में वृद्धि होगी। यह ई कचरे की विशाल मात्रा को कम करने में मदद करेगा, जो कि महाद्वीप पर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। विरोध का कारण एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और टेस्ला समेत बड़ी तकनीकी कंपनियों ने तर्क दिया है कि अपनी बौद्धिक संपदा को तीसरे पक्ष की मरम्मत सेवाओं या शौकिया मरम्मत करने वाले के लिए खोलने से शोषण हो सकता है और उनके उपकरणों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। विमुद्रीकरण डेमोनेटाइजेशन की 5वीं वर्षगांठ 8 नवंबर 2021 को भारत में विमुद्रीकरण नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ थी। विदित हो कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। विमुद्रीकरण के साथ ही पूरे देश में 500 और 1000 रुपये की नोटों की कानूनी मुद्रा लीगल टेंडर के रूप में वापस ले लिया गया था। इस कदम का उद्देश्य काले धन को खत्म करना था। विमुद्रीकरण कानूनी मुद्रा के रूप में मुद्रा की स्थिति को वापस लेने का एक कार्य है। यह तब होता है जब किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा बदली जाती है। इसके तहत मुद्रा के वर्तमान रूप या रूपों को प्रचलन से हटा दिया जाता है और उन्हें नए नोटों या सिक्कों से बदल दिया जाता है। विमुद्रीकरण का उद्देश्य अवैध लेन देन के लिए उच्च मूल्य के नोटों के उपयोग को बंद करना, जो काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाता है। यह वाणिज्यिक लेन देन के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करता है और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाता है, जिसमें सरकार का राजस्व बढ़ता है। अगला टॉपिक है ग्रीन बॉन्ड। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में सूचना विषमता के कारण ग्रीन बॉन्ड जारी करने की लागत अन्य बॉन्डों की तुलना में अधिक रही है। क्या है ग्रीन बॉन्ड? ग्रीन बॉन्ड भी किसी अन्य बॉन्ड की तरह ऋण प्राप्ति का एक साधन है, जिसके माध्यम से ग्रीन योजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। यह मुख्यतः
नवीकरण ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, अस्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। गौरतलब है कि एक नियमित बॉन्ड और एक ग्रीन बॉन्ड में मुख्यतः अंतर यह है कि ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता सार्वजनिक रूप से यह कहता है कि वह पर्यावरण लाभ जैसे अक्षय ऊर्जा, कम कार्बन परिवहन आदि जैसी हरित परियोजनाओं, परिसंपत्तियों या व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूंजी अर्जित कर रहा है। कार्य प्रणाली: ग्रीन बॉन्ड किसी भी अन्य कॉर्पोरेट बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड की तरह कार्य करता है। ऋणकर्ताओं द्वारा इन प्रतिभूतियों को पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली या प्रदूषण कम करने जैसे सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण को सुरक्षित करने के लिए जारी किया जाता है। इन बॉन्डों को खरीदने वाले निवेशक इनके परिपक्व होने या अवधि पूरी होने पर उचित लाभ भी अर्जित करते हैं। ब्लू बॉन्ड: ब्लू बॉन्ड भी पर्यावरण से संबंधित बॉन्ड होते हैं जो समुद्र और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हेतु परियोजनाओं की वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। सभी ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होते हैं, लेकिन सभी ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होते हैं। यह समुद्र और उससे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए वित्त पोषण करने के लिए जारी किया जाता है। ब्लू बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड और जलवायु बॉन्ड: ग्रीन बॉन्ड्स और जलवायु बॉन्ड्स को कभी कभी एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जलवायु बॉन्ड शब्द को कुछ अधिकारी विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रीकृत परियोजनाओं के लिए उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। त्वरित प्रसंग: हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP की शुरुआत की है। NMP के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति में 6 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता मौजूद है। यह योजना प्रधानमंत्री की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है, जिसके तहत सरकार केवल कुछ ही विशिष्ट क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखेगी और शेष को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाएगा। उद्देश्य: निजी क्षेत्र को शामिल करके ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में मूल्यों का अनलॉक करना, निजी क्षेत्र को केवल राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना, न कि स्वामित्व अधिकार। पूरे देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए NMP का उपयोग करना, NMP राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। NMP के तहत मुद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करना। मुद्रीकरण क्या होता है? मोनेटाइजेशन के अंतर्गत सरकार सामान्यतः अग्रिम धनराशि, राजस्व हिस्सेदारी तथा निवेश प्रतिबद्धता के बदले में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निजी क्षेत्र को राजस्व अधिकार हस्तांतरित कर देती है। उदाहरणार्थ, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट सड़क और विद्युत क्षेत्रों में संपत्ति का मुद्रीकरण करने में उपयोग की जाने वाली प्रमुख संरचनाएं हैं। ये शेयर बाजारों में भी सूचीबद्ध होते हैं तथा निवेशकों को द्वितीय बाजार के माध्यम से तरलता भी प्रदान करते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अन्य मुद्रीकरण मॉडल निम्नलिखित हैं। ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर, टोटल ऑपरेट ट्रांसफर, ऑपरेशन मेंटेन एंड डेवलपमेंट। OMT और TOT, टोटल ऑपरेट ट्रांसफर का उपयोग सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में किया जा रहा है, OMT का और TOT का। वहीं OMD का उपयोग एयरपोर्ट के विकास में किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि NMP ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित है जहां पहले निवेश किया जा चुका है।
अर्थात ऐसी संपत्ति जो पूरी तरह से मुद्रीकृत नहीं है या कम मुद्रीकृत है। इन संपत्ति में निजी भागीदारी से बेहतर मुद्रीकरण और बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित हो सकेगा। सरकार की योजना। मुद्रीकरण में शामिल सड़क, रेलवे और विद्युत क्षेत्र की संपत्तियों की मुद्रीकरण में कुल हिस्सेदारी 66% होगी। मुद्रीकरण के शेष हिस्से में दूरसंचार, खनन, विमानन, बंदरगाहों, प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम पाइपलाइन, गोदाम और स्टेडियम जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। चरणबद्ध रूप से संचालित इस योजना का पहला चरण चालू वित्त वर्ष रोल आउट किया जाएगा। पहले चरण का मौद्रिक मूल्य कुल योजना का 15% होगा। एनएमपी दिसंबर 2019 में घोषित 100 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के साथ संचालित की जाएगी। एनएमपी भी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी की शेष अवधि के साथ ही समाप्त हो जाएगी। 4 वर्ष की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2022 से 25 के दौरान एनएमपी के अंतर्गत कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य 6 लाख करोड़ रुपया है। उक्त अनुमानित मूल्य केंद्र द्वारा घोषित एनआईपी के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय 43 लाख करोड़ रुपये का 14% है। संपत्तियों का विवरण। एनएमपी सूची में निम्नलिखित संपत्तियां शामिल हैं: 26,700 किलोमीटर सड़कें, रेलवे स्टेशन, ट्रेन संचालन तथा ट्रैक, 28,608 किलोमीटर विद्युत पारेषण लाइनें, 6 गीगावाट जल विद्युत और सौर ऊर्जा संपत्ति, 2.86 लाख किलोमीटर फाइबर संपत्ति, 14,917 दूरसंचार टावर, 8,154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, 3,930 किलोमीटर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन। ये सारे आंकड़े आपका दिया हुआ है। सड़क क्षेत्र में सरकार पहले ही 17,000 करोड़ रुपये के 14,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विमुद्रीकरण कर चुकी है। इसके अतिरिक्त 15 रेलवे स्टेशन, 25 एयरपोर्ट, 160 कोयला खनन परियोजनाएं, 9 प्रमुख बंदरगाहों की 31 परियोजना, 210 लाख मीट्रिक टन वेयर हाउसिंग संपत्ति के राष्ट्रीय स्टेडियम तथा 2 क्षेत्रीय केंद्रों का मुद्रीकरण किया जाएगा। विभिन्न सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास और आईटीडीसी होटलों सहित आतिथ्य संपत्ति से 15,000 करोड़ रुपये सृजित होने की उम्मीद है। चुनौतियां क्या क्या है? विभिन्न संपत्तियों में पहचान योग्य राजस्व धाराओं का अभाव, गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन नेटवर्क में क्षमता उपयोग का निम्न स्तर, विद्युत क्षेत्र की परिसंपत्तियों में विनियमित टैरिफ, 4 लेन से नीचे के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निवेशकों में कम दिलचस्पी, आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों पर आरबीआई समिति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र के पारितंत्र में आस्ति पुनर्संरचना कंपनियां एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने और बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षेत्र की समझ बनाने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। आस्ति यानी कि एसेट्स पुनर्संरचना कंपनियां, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसीज के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक समिति ने कई सुझाव प्रस्तुत किया है। सुझाव देखिए कौन कौन सा है। तनावग्रस्त आस्तियों परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को आरबीआई प्रक्रिया के दौरान समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एआईएफएस, एफपीआईज, एएमसीएस, एनबीएफसी सहित सभी विनियमित संस्थाओं से वित्तीय परिसंपत्ति हासिल करने हेतु आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को अनुमति देने के लिए सरफेसी अधिनियम
कि धारा 5 के दायरे का विस्तार किया जाए। 5,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि के खातों के लिए ऋण शोधन मूल्य और उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने हेतु 2 बैंकों द्वारा अनुमोदित बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही आरक्षित मूल्य पर अंतिम स्वीकृति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जानी चाहिए, जिसके पास ऋण के संबंधित बड़े खाते में डालने का अनुमोदन करने की शक्ति हो। आस्ती पुनर्संरचना कंपनी ARC क्या होते हैं? आस्ती पुनर्संरचना कंपनी एक ऐसे विशेष वित्तीय संस्थान होते हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से गैर निष्पादित आस्तियां नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खरीदते हैं ताकि वे अपने बैलेंस शीट को साफ या संतुलित कर सकें। अगला टॉपिक है बैड बैंकों पर केंद्रीय गारंटी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को आप पीछे जो भी वीडियो डाले गए हैं उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बार उसको देखिए। PDF और जो भी मटेरियल विशेष मटेरियल के लिए आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके बाय, थैंक यू।